निर्मला अपने बेटे मुकुल के साथ मानिकपुर गांव में रहती थी। अपनी 12वीं पूरी करने के बाद मुकुल आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी पर लग जाता है, जहां उसे ऑफिस की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करके शहर में ही सेटल हो जाता है। उसकी शादी को 1 साल पूरा हो चुका था, लेकिन अब तक वो अपनी पत्नी को लेकर एक बार भी अपने गांव नहीं आया था। उसकी मां निर्मला गांव में ही अपने छोटे से घर में रहती थी। एक दिन निर्मला अपनी सहेलियों के साथ नदी पर नहाने के लिए जा रही होती है। तभी उसकी सहेलियां उसको छेड़ते हुए कहती हैं, सच कहूं निर्मला बहन, पर बुरा मत मानना, तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही मतलबी है। शहर गया तो था पढ़ाई करने, लेकिन शादी करके वहीं बस गया। अरे गलती तो मेरी ही थी बहन, जो मैंने उस पर इतना विश्वास किया और उसको शहर भेज दिया। लेकिन जो गलती मुझसे हुई है वो तुम सब मत करना। तुम सही कह रही हो निर्मला बहन, अब मैंने तो सोच लिया है मैं अपने बच्चों को गांव से एक कदम बाहर नहीं रखने दूंगी। अच्छा ये तो बता निर्मला, क्या तेरे मुकुल को तेरी जरा भी याद नहीं आती? शादी के बाद वो अपनी जोरू के साथ एक बार भी गांव नहीं आया। सच सच बताना, तुमने भी अभी तक अपनी बहू को देखा है या नहीं? हाँ, नहीं, अभी तक मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। ऊपर से मेरा पुराने जमाने का फोन, आवाज तो उसमें ठीक से आती नहीं। अरे मेरा तो खुद बड़ा मन है कि अपनी बहू को देखूं, लेकिन क्या करूं, अब मुझसे अकेले शहर तो जाया नहीं जाता। और ये मुकुल पता नहीं कब उसे यहाँ लेकर आएगा। अब तो लगता है कि बस तरसते ही रह जाएंगे हम तो अपनी बहू को देखने के लिए। इस तरह से निर्मला गांव की औरतों के साथ बात करते हुए नहाने के लिए नदी पर जाती है। नदी पर नहाने के बाद वो सभी वापस अपने अपने घर चली जाती हैं। शाम को मुकुल का फोन आता है तो निर्मला उससे कहती है, मुकुल बेटा, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन अब तुम मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो। माँ, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे मेरी बीवी राखी से अलग होने के लिए मत कहना। मैं जानती हूँ बेटा कि तू अपनी जोरू से बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो शादी के इतना टाइम होने के बाद भी तू उसे इस डर से कि कहीं तेरी माँ तुझे उससे अलग ना कर दे, बहू को लेकर अभी तक अपने गांव नहीं आया। अपनी माँ की बातें सुनकर मुकुल चुप हो जाता है और फिर थोड़ा सोचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, अब जब ये ताना दे दिया तो जल्दी ही मैं तुम्हारी बहू के साथ गांव वापस आऊंगा। मुकुल के मुंह से ये बात सुनकर निर्मला की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता और वो अपनी सहेलियों के बीच जाकर खुशी खुशी ये बात फैला देती है। विमला बहन, मैं तो बता नहीं सकती तुम्हें कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरा बेटा बहू बहुत जल्द गांव आने वाले हैं। मेरी बहू के आने के बाद तुम सब मेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए मेरे घर आना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम भी तुम्हारी बहू से मिलने के लिए बेकरार हुए जा रहे हैं। अरे भाई, पहली बार अपने गांव में कोई शहर की बहू आ रही है। अच्छा निर्मला बहन, एक बात तो बता, जब तुम्हारी बहू आ जाएगी तब क्या तुम उसे भी नहाने के लिए नदी पर ही लेकर आओगी? और नहीं तो क्या, हम सबका नहाने का इकलौता अड्डा तो यही है हमारी नदी, और वो अगर इसमें नहीं नहाएगी तो क्या स्विमिंग पूल में नहाएगी? देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर आखिरकार वो दिन भी आ ही जाता है जब मुकुल अपनी पत्नी राखी के साथ अपने गांव आता है। आ गया मेरा बेटा और मेरी बहू को भी लाया है। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर है ये तो। किसी की नजर ना लगे मेरी इस बहू को, इतनी सोनी कुड़ी लाया है। इस पगले को तो हमेशा यही डर लगा रहता है कि मैं कहीं तुम दोनों को अलग ना कर दूं। माँ, हम लोग बहुत थक गए, क्या अब हम थोड़ा आराम कर लें? हाँ, तुम दोनों आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर तैयार रखती हूँ। अगले दिन सुबह राखी अपनी सास से नहाने के लिए पूछती है, सासू माँ, मुझे नहाने जाना है, कहाँ पर नहाऊं? मुकुल बेटा, तू आंगन में बने नल के नीचे नहा ले, और राखी बहू तू मेरे साथ नदी पर चल नहाने के लिए। इसी बहाने मैं तुम्हें हमारा गांव और अपनी जमीन भी दिखा दूंगी। राखी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अपनी सास के साथ वो नदी पर नहाने चली जाती है। नदी में नहाकर राखी को बहुत मजा आता है और वो घर को लौटते वक्त अपनी सास से कहती है, सासू माँ, सच में नदी में नहाने का जो मजा है ना, वो तो हमारे शहरों के स्विमिंग पूल में भी नहीं है। तो क्या शहरों में नदियाँ नहीं होती? नहीं सासू माँ, शहरों में इतनी बड़ी नदियाँ कहाँ से होंगी, वहाँ तो बस स्विमिंग पूल ही होते हैं। सच कहूँ सासू माँ, तो मुझे तो गाँव में आकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। सासू माँ, क्या गाँव की सभी औरतें यही नहाती हैं? हाँ बहू,
सभी औरतें नहाने के लिए यहीं आती हैं। इसके बाद राखी अपनी सास के साथ उस नदी पर रोज नहाने के लिए आती और जल्द ही वो भी गांव की औरतों के साथ घुल मिल जाती है। लेकिन अपनी पत्नी और माँ का यूं खुले में नदी पर नहाना मुकुल को पसंद नहीं आता और एक रात वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं क्या सोच रहा था कि आंगन में जो नल है ना, उसी के पास एक छोटा सा बाथरूम बनवा लूं ताकि तुम दोनों उसमें नहा लो। फिर आप दोनों को नदी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नदी पर जाकर नहाने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि सासू माँ के साथ नदी में नहाने में मुझे बड़ा मजा आता है। अरे बेटा, हमने बचपन से बुढ़ापा काट दिया नदी में नहाते नहाते, और अब तू हमें चार दीवारी के अंदर नहाने के लिए कह रहा है। अब आप लोगों को खुले में नहाना अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आप दोनों यूं खुले में नहाओ। न जाने कितने पराये लोगों की नजर आप लोगों पर पड़ती होगी। ये कहकर मुकुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन से बाथरूम बनवाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन निर्मला और राखी इन सबको नजरअंदाज करती हुई नदी पर नहाने चली जाती हैं। और जब वो घर आती है तो मुकुल उन पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने आप दोनों को मना किया ना नदी पर जाने के लिए, और अब तो मैंने बाथरूम भी बनवा दिया है। मुकुल, तुम बेकार में गुस्सा हो रहे हो। वैसे भी कुछ दिनों बाद हम तीनों शहर चले जाएंगे, तो फिर मुझे कहाँ मौका मिलेगा नदी में नहाने का। राखी तुम कुछ नहीं जानती, तुम इस गांव में पहली बार आई हो। इन कुछ दिनों में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अगर तुम किसी बड़े हादसे से बचना चाहती हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम नदी में नहाने मत जाया करो। मुकुल की बात सुनकर राखी को समझ आ जाता है कि शायद वो ठीक कह रहा है, और वो अगले दिन नदी पर नहाने नहीं जाती। साथ ही अपनी सासू माँ को भी खुले में नहाने से मना करती है। सासू माँ, शायद मुकुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अब जब इन्होंने बाथरूम बनवा ही लिया है तो उसी में नहा ही लेते हैं। तुम और मुकुल सही कह रहे हो बहू। इसके बाद वो दोनों मुकुल की बात मान जाती हैं और नदी में नहाना बंद कर देती हैं और घर में बने बाथरूम में नहाती हैं। कुछ दिन बाद वो सभी शहर चले जाते हैं और निर्मला के साथ शहर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो, उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं, तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या, जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूँगा क्या। अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियाँ और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती हैं। अरे यार, लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी, जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा मम्मी जी के सिवा? निधि जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, आप कहीं सो तो नहीं गई? जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कह रही होती है कि तभी शीला, उनकी सास, टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंच की बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है, उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना, बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए। आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गांव में खुले में शौचालय जाते थे, और खुले में जो जाने का मजा है, ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर मम्मी जी, आपकी इतनी सारी बहुएं हैं, आपको 2 टॉयलेट तो बनवाने ही चाहिए ना। आई बड़ी 2 टॉयलेट वाली, ये घर है, कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो 2-2 टॉयलेट चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, पर जैसे यहाँ लाइन लगी है ना, ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बल्कि किसी चौल का सुलभ शौचालय मालूम होता है। हाँ, बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मग्गा लेकर नहीं आना पड़ता। निधि बोल ही रही थी कि तभी वहाँ खड़ी राखी जोर से बदबूदार गैस छोड़ती है। उसकी बदबू से वहाँ खड़े सभी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। उसके ऐसा करते ही शीला कहती है,
हाय मोरी मैया, ना जाने क्या ठूसा था इस कमबख्त ने रात में जो इतनी गंदी बदबू निकाली है। मम्मी जी, जिस घर में 4 बहुओं का एक टॉयलेट होगा वहाँ तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर राखी दोबारा से दरवाजा पीटते हुए कहती, जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। ये कहकर राखी फिर से दरवाजा पीटने लगती है। शीला देवी की जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसकी 4 बहुएं थीं और 4 बेटे थे, और उन सबके लिए केवल एक ही टॉयलेट था। सारा घर एक ही टॉयलेट यूज करता था। वैसे कहने को तो उस घर में 2 टॉयलेट थे, लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था, जिस वजह से कोई उसे यूज नहीं करता था। बेचारी सारी बहुओं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने के इंतजार में ही गुजर जाता, और ऊपर से अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तब तो समझो हो गई छुट्टी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है, तभी नीतू दरवाजा खोलती है। मैडम, रश्मि जी का पार्सल आया है। रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रश्मि, अरे ओ रश्मि, जल्दी आ, देख तेरा पार्सल आया है। आई दीदी। ये लीजिए। पार्सल देकर कुरियर बॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुककर उन दोनों से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है, और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अर्जेंट है। दीदी, अभी कोई होगा तो नहीं ना टॉयलेट में? मैं क्या जानू रश्मि, लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं। ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है, अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो। सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है। अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सुनने दो, अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी, जो 4-4 बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनके जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट, अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गीली हो जाएगी। इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक शाम जब शीला घूमने गई होती है तभी चारों बहुएं बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं हम। सब हमारी सासू माँ का किया धरा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए, जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते। फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे? तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगर मुझे टॉयलेट में जगह ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा ना वही काम तमाम। ऐसा करो, आपका आइडिया है, आप पर ही आजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना, ओहो, हम सब क्यों अपना पेट खराब करें? जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है उन्हीं का खराब करते हैं। अभी तो सास होने का फायदा उठाकर वो हमसे पहले टॉयलेट चली जाती हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। यही। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। कुछ देर में शीला के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रश्मि झट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शीला दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर कहती है, अरे करमचली, तुझे सुबह से टाइम ना लगा, जो मेरे जाने पर ही घुसना था तुझे, जल्दी निकल बाहर। कुछ देर में रश्मि बाहर आती है, तभी शीला झट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है। लेकिन तभी निधि टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है, अरे ओ कहाँ चली, मुझे बड़ी जोर की आई है, जरा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरों की लगी है मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गई और यूं आई।
ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहाँ आ जाती है और वो शीला से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका पेट खराब है क्या? हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है। पेट में जोरों की गुड़गुड़ाहट हो रही है, लेकिन ये मर्जानी कब से टॉयलेट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब पता चला मम्मी जी, अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परेशानी होती? इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में 2 टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। घर में कमरे भले ही कम हो, लेकिन टॉयलेट तो 2-3 होने ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो बहू। अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े खड़े ही रायता फैल जाएगा। अब मुझे समझ आ गया, अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। तभी चारों बहुएं आपस में ताली देते हुए कहती हैं, अपना मिशन कामयाब हुआ।